नमस्कार। तो आज आपकी कथा नटी लेकर आई है एक कहानी अली वाकर की। और ये कहानी संकलित है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, नासिरा शर्मा जी ने एक संकलन तैयार किया है, अदब में पाई पसली और भारतीयेतर उर्दू कहानियाँ भाग 6 में यह कहानी संकलित है। अली वाकर का जन्म तो भारत में हुआ था, इटावा में जन्मे थे 1937 में, लेकिन उसके बाद चले गए वे लंदन में। कई वर्ष लंदन में रहे और उसके बाद ये भारत भी वापस आए। और वे सज्जाद ज़हीर के दामाद थे। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने पढ़ाई की थी और उनके 4 कहानी संकलन हैं। खुशी के मौसम 1964 का, झूठे वायदे सच्चे वायदे 1984, बेनाम रिश्ते मुट्ठी भर दिल 1993। और उन्होंने चित्रकार हुसैन पर लिखी एक उपन्यासिका भी लिखी है जिसका नाम है नंगे पाँव। आप उन्हें एक और रूप में जानते होंगे। उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक सीरियल बनाया था, एक घर आसपास, मानसिक रोगियों पर। ये हम में से बहुत लोगों ने देखा होगा। इस्मत चुगताई ने उनके अफसानों के लिए लिखा है, मैंने और मंटो ने जो बातें कुनैन में डुबोकर कही हैं उन्हें अली वाकर शक्कर में लपेट कर कह रहा है। हिमांशु नमस्कार। एक और मैं बात बताऊं कि दूरदर्शन में मैंने कुछ समय काम किया है भारत सरकार की तरफ से, और वहाँ पर मेरी मुलाकात अली वाकर साहब के घर से हुई और उनके घर पर भी मैं गई। उनके घर पर हुसैन के इतने सारे चित्र लगे थे कि मैं आपको क्या बताऊं, ईर्ष्या हो गई मुझे तो। लेकिन खुशी भी हुई, हुसैन साहब को भी देखने का, कई बार उनसे बात करने का भी मौका मिला। तो आज हम अली वाकर की एक कहानी पढ़ रहे हैं, रिश्तों का एक अलग ही रूप, और कहानी का नाम है जिद्दी। और इसे उपलब्ध, फिर से मैं याद दिला दूँ, इसे हमारे लिए उपलब्ध कराया है नासिरा आपा ने। तो चलिए पढ़ें अली वाकर की कहानी जिद्दी। ये पत्र शैली भी लिखी गई कहानी है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। एक ही पात्र इसमें पत्र लिख रहा, एक स्त्री हैं जो अपनी सहेली को चिट्ठी लिख रही हैं। चलिए पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि मेरे पेज को लाइक करना ना भूलें, उसे फॉलो करना ना भूलें, और मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसका नाम अब कथा नटी सुमन केशरी है। तो आप लोगों को ढूंढने में कतई बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। आप लोग कथा नटी सुमन केशरी को ढूंढिए और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। प्यारी सलमा, हेलो। माफ़ करना, इस बार तुम्हें ख़त लिखने में देर हो गई। हालांकि मैंने तुमसे वायदा कर रखा है कि हर महीने तुम्हें कम से कम एक ख़त ज़रूर लिखा करूँगी। सिर्फ तुम ही स्कूल की सहेली रह गई हो जिससे ख़त व किताबत बाकी है और जिसको मैं अपने दिल का हाल सुना सकती हूँ। ये बातें तो मैं आपा जान से भी नहीं कहती। तुम्हारी अगर उनसे मुलाकात हो तो इस ख़त का जिक्र ना करना। आज खुदा खुदा करके एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो गई। शाहिद अभी अभी अब्बा को कार में लेकर गए हैं। मैं फौरन ही तुम्हें खत लिखने बैठ गई। देर करती तो बच्चे स्कूल से आ जाते और उनके लिए सैंडविच बनाने में लग जाती। शुक्र खुदा का कि टीवी पर डेल्स सीरियल अब बंद हो गया है। वह प्रोग्राम तो देखे बिना मैं रह ही नहीं सकती थी। सलमा, ये सीरियल जो अमेरिका में बनते हैं बहुत शानदार होते हैं। बड़े बड़े घर, लंबी लंबी कारें, खूबसूरत मर्द और हसीन औरतें, और उनके फैशन, आदमी सब कुछ भूल जाता है। हम भी कहाँ लंदन में फंस गए। अमेरिका चले जाते तो जिंदगी का लुत्फ ही कुछ और होता। कभी मिलोगी तो तुम्हें डेल्स की कहानी सुनाऊंगी। तुम सोचोगी कि सुल्ताना तो हमेशा से फिल्मों की दीवानी है। सच पूछो तो सलमा,
हैदराबाद से निकलने के बाद पता चला कि जिंदगी है कहाँ। लो, बातों बातों में भटक गई। मैं तो अब्बा की बात सुना रही थी। किसी सूरत शाहिद के साथ जाने को तैयार न थे। मैं और शाहिद समझाते समझाते थक गए, लेकिन अब्बा किसी की कहाँ सुनते हैं। हमेशा की जिद। चलते वक्त अड़ गए कि पीछे की सीट पर नहीं बैठेंगे। इस वक्त सुल्ताना कार में नहीं चल रही है, तो मैं सामने की सीट पर क्यों ना बैठूं? मैं कोई नौकर हूं क्या? शाहिद को ऐसी बातों पर बड़ा गुस्सा आ जाता है। सलमा, शाहिद कार चलाते हैं और मैं सामने की सीट पर बैठकर नक्शा देखती रहती हूँ, रास्ता बताती रहती हूँ। लंदन इतना बड़ा शहर है और कि बगैर नक्शा देखे अंग्रेज भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। अब्बा को नक्शा देखना कहाँ आता है। इन्हें लंदन आए 8 साल हो गए, मगर किसी जगह का नाम याद नहीं रहता। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को हमेशा ऑक्सफोर्ड कहते हैं। ऑक्सफोर्ड लंदन से 60 मील दूर एक शहर है और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन की एक मशहूर सड़क है। अरे, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी दुकानें हैं। दुनिया जहाँ के लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। एक वह जमाना भी था। अब्बा को इकबाल, गालिब, जिगर, फानी के अलावा गुमनाम शायरों के हजारों शेर याद रहते। रात रात भर बैतबाजी करते थे। क्या याददाश्त थी। और अब सलमा कैसी जैसे जिद्द हो गई है। मजाल है कि कोई नया नाम, नई चीज, नई बात गिरह में बांध लो। नतीजा यह कि हर बात के लिए दूसरों के मोहताज हैं। न टीवी खोल सकते हैं, न बंद कर सकते हैं, न कहीं खुद आ सकते हैं, न जा सकते हैं। हर जगह वह हमारे साथ चलने को तैयार। माशाल्लाह, बच्चे बड़े हो गए हैं। खुदा उन्हें बुरी नजर से बचाए। कार की पिछली सीट इन तीनों से भर जाती है, तो अब्बा को हम कहाँ बिठाएं, कहो? साजिद तो लंबा होता जा रहा है अपने नाना की तरह। फातिमा का जिस्म जरा भारी है। साजिद उसको बहुत छेड़ता है और फैटी फैटी कहकर छेड़ता है। यह भी अब्बा की जिद से हुआ। बेटी पैदा हुई तो उसका नाम फातिमा रख दिया। सोचा होता कि लंदन में लड़की रहेगी तो दुबली धान पान तो होने से रही। सलमा, लंदन में हर चीज असली मिलती है और खुराक अच्छी होगी तो जिस्म तो माशाल्लाह भरा भरा होगा ही। और लड़की का नाम फातिमा होगा तो सब ही उसे फैटी कहेंगे। स्कूल में भी बच्चे उसे छेड़ते हैं। क्या ताज्जुब की बात है, फातिमा का दिल ही पढ़ाई लिखाई से उचाट हो गया है। वह तो कहती है कि इधर 16 की हुई, उधर हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया। और अब्बा कहते हैं कि मेरी नवासी अब हजामत किया करेगी। अब्बा का दकियानुसीपन तो उनकी जिद की तरफ बढ़ता जा रहा है। हर बात में खानदान की नाक सामने आ जाती है। यहाँ के बूढ़ों को देखो सलमा, तो दिल खुश हो जाता है। क्या क्या फैशन नहीं करते। दूर दूर के मुल्कों में ये छुट्टियां मनाने जाते हैं। नाच गाने की महफिलों में ये आगे, फिल्में, थिएटर, तमाशे ये देखते हैं। और हमारे अब्बा हैं, पहला दांत टूटा और वजीफे की दरख्वास्त देकर लंदन आ गए हमारे पास। मैंने तुम्हें लिखा था ना सलमा कि 4-5 बरस पहले जब छोटे चाचा आयरलैंड किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आ रहे थे तो हमारे घर ही रुके थे। घर के किसी फर्द के लिए तोहफा लाने की तौफीक ना हुई, लेकिन चलते हुए कहने लगे, सुल्ताना, तुमने अपने बच्चों की देखभाल के लिए बिला वजह भाई साहब की नौकरी छुड़वा दी और इन्हें और भाभी को लंदन बुलवा लिया। ये दोनों हैदराबाद में कितने मजे में थे। उनकी यह बात सुनकर बड़ी तकलीफ हुई थी सलमा, और मरते दम तक रहेगी। आपा जान को भी लिखा था, मगर उनका खून तो सफेद हो गया है। सलमा, लंदन में कोई कमी है क्या बच्चों की देखभाल करने वालों की? 4 पैसे फेंको तो लाइन लग जाती है। खूबसूरत जवान लड़कियों की लाइन। बच्चों की अंग्रेजी भी अच्छी हो जाती है, बच्चे नाच वाच भी सीख लेते हैं। अब्बा अम्मा ने भला मेरे तीनों को क्या सिखाया? उठते बैठते बस टोकते ही रहते हैं, यह ना करो वह ना करो। फातिमा के लिए अगर किसी लड़के का फोन आ गया तो बस क़यामत ही आ गई।
अब बच्ची नाक नक्शे से अच्छी है, मिलनसार है, हंसती रहती है, तो फोन भी आएंगे और दोस्त भी, बाहर भी जाएगी। अब घर में हाथ पांव में मेहंदी लगा कर तो बैठने से रही। उन दिनों मैं और शाहिद घर देर से लौटते थे, ओवर टाइम का काम करते थे ना। बस घर पहुंचते ही अम्मा और अब्बा बच्चों के खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ जाते। हर वक्त हमारे बच्चों का मुकाबला हैदराबाद में रहने वाले बच्चों से किया करते थे। अम्मा जब तक जिंदा रही, अब्बा को बड़ी शह मिलती रही। हिंदुस्तानी औरतें अपने शौहरों से इतना दबती क्यों हैं? दोनों किसी कोने में बैठे खुसुर पुसुर करते रहते और किसी ना किसी के पीछे साजिश करते रहते। बेचारे शाहिद के पीने पर नुक्ताचीनी। भाई अपना घर है, अपना पैसा है, आपसे मांग कर तो नहीं कर रहे हैं ना। मगर अब्बा ऐतराज के बिना कहाँ रहते, और खुद तो दिन भर में चाहे 40 सिगरेटें फूक दें। कितनी खांसी बढ़ गई मगर सिगरेट कम ना करेंगे। अब तो जिद्दी भी हो गए हैं और सनकी भी। पैकेट में सिगरेट गिनते रहते हैं। एक सिगरेट निकाला और पैकेट पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं माजिद उनके सिगरेट पी जाता है, और जब वह इनकार करता है तो उसे झूठा कहते हैं और सबसे कहते हैं कि माजिद का मुंह सूंघो, कपड़े सूंघो। और छोटा वाला अपने नाना को बहुत चाहता है, झट से माजिद के कपड़े सूंघने चला जाता है और फिर बड़े भाई के हाथ से पिटता भी है। अब तुम ही कहो सलमा कि जिस कमरे में अब्बा धुआंधार सिगरेट पी रहे हो, वहां बैठने वालों के कपड़े से सिगरेट के धुएं की बदबू आएगी या नहीं? और फिर अम्मा अब्बा दोनों को ही घर की खिड़कियां खोलने से अदावत थी कि सर्दी बहुत हो जाती है। भाई अब लंदन में सर्दी ना होगी तो क्या अफ्रीका में होगी? लेकिन खिड़कियां ना खोलो तो सालन पकने की बू, दाल के बघार की बू हर तरफ फैल जाती। और खुदा जन्नत नसीब करे हमारी अम्मा को। 7 साल तक हमारे साथ रहीं और दिन में 2 बार खाना पकाए बिना कभी चैन ना आया। अब्बा को ताजे पके खाने और गर्म गर्म पराठों का शौक था। हमारे मुल्क की औरतें आदत बिगाड़ देती हैं अपने मर्दों की। यहाँ टेलीविजन पर कोई कह रहा था कि औरत को आज़ादी उसी दिन मिलती है जब वह रोटी पकाना छोड़ देती है। अम्मा के इंतकाल के बाद से हमारे घर में चपाती और पराठे बनना बंद ही हो गए। मैं तो यूनानी नान का पैकेट ले आती हूँ और वहीं टोस्टर में गर्म करके खिला देती हूँ। शाहिद और बच्चे शौक से खा लेते हैं। लेकिन सलमा, किसी दिन तुम हमारे अब्बा जान को यह नान खाते हुए देख लो तो सोचोगी कि कितना जुल्म कर रही हूँ। देर तक निवाले को सालन में भिगोकर मसलते रहते हैं। कहते हैं नान सूख कर खटरंग हो जाती है, खाने में देर लगाएंगे तो आप ही सूख जाएगी। और खाते वक्त ऐसी चप चप की आवाज निकालते हैं कि शर्म आती है। कोई मेहमान आ जाए तो उससे आंखें मिलाना मुश्किल हो जाता है। बस इसलिए अब्बा को किसी के घर दावत में नहीं ले जाती और अपने घर में भी उन्हें मेज पर शाहिद और बच्चों के बाद ही खाने को बुलाती हूँ। बस छोटा सा साजिद उनके पास बैठा हुआ उन्हें खाते हुए देखता और सुनता रहता है। शाहिद कहते हैं कि बच्चा बुरी आदतें अब्बा से सीखेगा, मगर क्या करूं, बाप तो आखिर मेरे हैं, शाहिद के थोड़े ही मेरे हैं। खून का रिश्ता बाज वक्त फांसी बन जाता है सलमा। साजिद कहता है नानी के मरने के बाद नाना अकेले हो गए हैं, अपने कमरे में बैठी खिड़की के बाहर देखते रहते हैं और अपनी गोद में दोनों हाथों में प्लास्टिक का वह थैला संभाले रहते हैं जिसमें उनके खत हैं और तस्वीरें हैं। तुम्हें तो सलमा अंदाजा नहीं, लेकिन आपा जान को पता है कि अब्बा को ड्रामा करने की कितनी पुरानी आदत है। वह जानते हैं कि साजिद छोटा है, सब बातें हम लोगों से कहता होगा, तो जज्बाती अदाकारी के सारे नमूने दिखा देते हैं। ऐनक हटाकर आंसू पोंछने की कोशिश होती है। मैं जानती हूँ अम्मा की याद आती होगी, आखिर 40 बरस का साथ था और बेचारी कनीजों की तरह खिदमत करती थी उनकी। कभी जुबान से उफ तक ना करती थी। लेकिन ऐसा भी क्या सदमा कि अम्मा को गए पूरा 1 बरस हो गया और उनकी आंखों से आंसू ही नहीं थमते। इतना बेकरार तो शाहजहां भी ना हुआ होगा।
हमारे अब्बा का दिल चाहता है कि लंदन में अम्मा के कब्र पर ताजमहल बनवा दें। कल चाहते थे कि हम सब कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ें। भला इस मुल्क में बरसी मनाने के लिए छुट्टी मिलती है? इतनी दूर शाम को कैसे जाते? शाहिद ने साफ मना कर दिया तो उनसे कुछ न बोले, बल्कि कल रात जब मैं उनके पास से गुजरी तो रोक लिया और आंखों में आंसू भर के कहने लगे, एक दौर खत्म हो गया। अब तुम ही बताओ सलमा, यह भी कोई डायलॉग है अपनी बेटी से के सामने बोलने का, जो दिन भर दफ्तर के काम करके घर लौटी हो? किसके मरने से कौन सा दौर खत्म हो जाता है? बड़े बड़े लोग खत्म हो जाते हैं और दूसरे दिन हर चीज अपनी जगह रहती है, हर काम होता रहता है। अभी जब अब्बा शाहिद के साथ कार में बैठे तो तुम जानती हो अब्बा क्या पहने थे? वह हरी फूलदार शेरवानी जो अम्मा के घर वालों ने उन दोनों की शादी की चौथी की रस्म पर बनवाई थी। अब्बा जब लंदन जा रहे थे तो आपा जान को यह शेरवानी उनके सामान में पैक ही ना करनी चाहिए थी, मगर वह बेचारी भी क्या करती। अब्बा की जिद के आगे कौन ठहर सकता है? बदरंग हो गई, कॉलर फट गया है। दो एक बार मैंने वॉशिंग मशीन में डालकर दूसरे कपड़ों के साथ धोई भी, मगर इस्त्री करने की हिम्मत मुझ में नहीं। अम्मा जिंदा थी तो सबके कपड़ों पर इस्त्री भी कर दिया करती थी, लेकिन उन्हें ठीक ठाक तरीके से कुछ सुनाई नहीं देता था। फातिमा तो उनके अपने कपड़े उनके हाथ से छीन लिया करती थी। बेकार मुझ पर एहसान ना किया करो नानी, छोड़ दो मेरे कपड़े। अब्बा जो आज चले तो वही शेरवानी पहने हुए, बटन खुले हुए, जेबों में अपना और अम्मा का पासपोर्ट ठुसा हुआ, पोस्ट ऑफिस बुक रखी हुई। लाख मना किया मगर जिद इतनी बढ़ गई कि कोई बात नहीं सुनते। अब्बा अम्मा दोनों को यहाँ वजीफा मिलने लगा था। खर्चा तो कुछ था नहीं, बस जमा करते रहते थे। मैंने बिजली, पानी और गैस के बिल की अदायगी उनके जिम्मे कर दी थी। चलते वक्त सारी रसीदें ऊपर वाली जेबों में ठूंस ली। कार में बैठने से पहले शाहिद ने शेरवानी उतारने की कोशिश की तो अब्बा हाथापाई करने लगे। मैं तो फौरन घर के अंदर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। इस मोहल्ले में हमारी कुछ इज्जत है, यह सब देखकर मोहल्ले वाले क्या सोचते होंगे। लेकिन अब्बा को तो जैसे जिद हो गई है कि हमें जलील करके ही रहेंगे। मैंने तो अब्बा के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। इतना गंदा रखते थे वह उस कमरे को, फिर तंबाकू की बू और उनके पसीने की बू। शाहिद को यकीन नहीं आता जब मैं कहती हूँ कि अब्बा हैदराबाद में रोज सुबह नहाया करते थे। अब यह हाल है कि हफ्तों गुस्ल नहीं करते। एक दिन मैंने अम्मा अब्बा से कह दिया था कि पानी गर्म करने में बिजली का बहुत खर्चा होता है, गर्म पानी जरा संभल कर खर्च करना चाहिए। बस इतनी सी बात का बुरा मान गए। बुरा मानने में अब्बा से बड़ा कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मैं एक दिन माजिद को समझा रही थी कि बाल कटवाने के लिए बजट तय होना चाहिए, बस अब्बा ने बाल कटवाने बंद कर दिए। शेव तो अरसे से इसलिए नहीं करते कि हाथ कांपते हैं। अम्मा मुझसे छोटी सी कैंची लेकर उनके बाल काट दिया करती थी, मगर अब तो अम्मा के इंतकाल को भी एक पूरा साल हो गया। शाहिद से हाथापाई करके कार की पिछली सीट पर बैठ गए। एक हाथ में प्लास्टिक का जर्द रंग का वो थैला जिसमें खत और तस्वीरें भरी रहती हैं, और दूसरे हाथ में आइसक्रीम का खाली डिब्बा जिसमें अब्बा की सब दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर की दवा, कब्ज की दवा, खूनी बवासीर की दवा, आंखों में डालने की दवा, हाजमे की दवा। अब अब्बा से कोई पूछे कि क्या ऐसे मुकाम पर जा रहे हैं जहाँ दवा इलाज मुमकिन नहीं? लेकिन अब्बा की जिद उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। यूं तो इस मुल्क में बूढ़ों की आबादी दवाओं और इलाज के सहारे बढ़ती जा रही है, मगर अब्बा का मामला तो जिद का है। मना करो तो और ज़्यादा दवा खाएंगे। हर रोज नए और शायराना रोग बढ़ते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमारी फातिमा ने कहा कि नाना को हिंदुस्तान क्यों नहीं भेज देते। हिंदुस्तान भेजने में कितनी देर लगती है? यहाँ से हवाई जहाज पर सवार कर दिया, वहाँ किसी ने उतार लिया। मगर यहाँ पर हमसे इतना ज़्यादा नाराज है कि हैदराबाद पहुंचकर आगापुर वाला घर और शाह आबाद वाला बाग आपाजान के नाम कर देंगे, और मैं और शाहिद हाथ मलते रह जाएंगे। और सलमा तुम बताओ, वह हैदराबाद जाके करेंगे भी क्या?
पुराने दोस्तों को पकड़ पकड़ करके पुराने शेर सुनाएंगे या हर आदमी के सामने दवाओं के लिए हाथ फैलाएंगे। हमारे मुल्क में बूढ़े अपनी जिंदगी जितनी बर्बाद करते हैं शायद दुनिया में अन्य कहीं नहीं करते। साजिद आज स्कूल से आएगा तो उसे भी अब्बा के बारे में बतलाना पड़ेगा। फातिमा और माजिद को तो पहले से पता था, बल्कि माजिद ने ही अब्बा के पुराने कपड़े और दूसरी अल्लम गल्लम चीजों को काले प्लास्टिक के बड़े थैले में डालकर सुबह ही घर के बाहर रख दिया था कि आज म्यूनिसिपैलिटी की कूड़ा गाड़ी आती है और ऐसे थैलों को उठाकर ले जाती है। मैंने माजिद को समझाया भी कि यह चीज़ अगले हफ्ते फेंक देना, मगर वह कहने लगा कि अब 7 दिन उस कबाड़ को घर में क्यों रखे, और अब्बा वाला कमरा अब उसे मिल जाएगा। अब जूली आकर उस कमरे में रह सकती है। सलमा, तुम जूली से मिलोगी तो बहुत खुश होगी। सुनहरे बाल, नीली आंखें, माजिद और जूली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं और साजिद अब बूढ़ों के उस घर को देखने गए थे जहां अब्बा के रहने का इंतजाम किया है, तो वार्डन ने कहा था कि इनके साथ कम से कम सामान भेजें, वहां जगह ही नहीं है सब रखने की। अब्बा को यहाँ तन्हाई से बड़ी उलझन थी। अब मज़े में अपनी उम्र के मर्दों और औरतों के साथ रहेंगे, दिन भर गप करेंगे, टीवी देखेंगे, अंग्रेजी खाने खाएंगे जो आसानी से हजम हो जाते हैं। लेकिन तुम अब्बा को शाहिद के साथ जाता देखती तो सोचती कि बकरे को कसाई के पास ले जाया जा रहा है। खुदा करे अब्बा ने रास्ते में शाहिद को परेशान ना किया हो। 2-2.5 घंटे का सफ़र है और शाहिद को इतनी देर तक कार चलाना पसंद नहीं, मगर वहाँ हमें कौन सा रोज रोज जाना है। साजिद स्कूल से आएगा तो अब्बा को बहुत पूछेगा। वह उनको बहुत चाहने लगा था। लेकिन सच पूछो तो सलमा, मैंने बच्चों की परवरिश यहाँ लंदन में भी इस तरह की है कि वे अपना रस्म व रिवाज ना भूलें, और साजिद तो ज़रूरत से ज़्यादा ही जज्बाती है। अभी ना समझ है ना। दूल्हा भाई को मेरा आदाब कहना और बच्चों को प्यार। अगली बार खत लिखने में देर नहीं करूंगी सलमा। आपा से इस खत का बिल्कुल जिक्र ना करना, भूल से भी नहीं प्लीज़। वह मुझे ही खताबार ठहराएंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। फ़कत तुम्हारी पुरानी सहेली सुल्ताना। अरे नोट, क्या तुम्हें कहीं मसूद नज़र आता है? वही जो कॉलेज लाल रंग की मोटरसाइकिल पर आता था। अब्बा उसको भी पसंद नहीं करते थे। तुम्हें तो सारी बात याद होगी। आता है क्या नज़र कभी? आपने पिछले सप्ताह अचला बंसल की एक कहानी सुनी थी रिश्तों पर, और यह भी कहानी रिश्तों पर। देखिए कितने रंग हैं दुनिया में। बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अगली बार एक नई कहानी के साथ आपकी कथानटी आपके सामने आएगी। नमस्कार।